हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं हिंदी प्राध्यापिका राजबाला आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है भारतेंदु युगीन लेखन की प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताएं। पिछले जो वीडियो लेक्चर थे उसमें मैंने भारतेंदु मंडल के सभी कवियों का व्याख्यात्मक विश्लेषण किया है। आप उन कवियों को जानने और समझने के लिए मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे, जैसा कि अभी बताया, कि भारतेंदु युग के समय जो लेखन किया जा रहा था उसकी क्या विशेषताएं थी, किस प्रकार का जो लेखन था वो उस समय हुआ था। पहला जो बिंदु है वो है राष्ट्रीयता। भारतेंदु युगीन कवियों में राष्ट्रीयता का प्रबल स्वर सुनाई देता है, परंतु यह जो राष्ट्रीयता की भावना है, देशभक्ति की भावना है, वो राजभक्ति के आवरण को चीरकर प्रकट होती है। कहने का मतलब ये है कि ये कवि जो हैं वो राष्ट्रीयता की भावना का प्रदर्शन तो कर रहे थे, परंतु साथ ही साथ अंग्रेजी सरकार के कार्यों की भी प्रशंसा कर रहे थे। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि इन कवियों में देशभक्ति की भावना का अभाव है या वो अंग्रेजी राज्य के प्रशंसक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसका कारण ये क्या था कि देश ने मुगल शासन के अंतिम वर्षों के दौरान जिस अव्यवस्था को और जिस गर्दिश को देखा, उसकी तुलना में अंग्रेजी सरकार ने भारत में बहुत से सुधारात्मक कार्य किए, जैसे यातायात के साधन को सुचारू कर देना, शिक्षा के प्रति अलख जगाना। ऐसे कामों को उन्होंने किया जिससे कि देश में एक सुधार की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, जिसके कारण ये लोग जो हैं वो अंग्रेजी सरकार की, रानी विक्टोरिया की, उनके पति एडवर्ड की प्रशंसा करते हैं। किंतु कहीं कहीं जहाँ भी उन्हें लगता है कि यहाँ देश की स्थिति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो वहाँ उसका खुलकर विरोध भी करते हैं, जबकि उन्हें पता है कि अंग्रेजी सरकार इनके ऊपर इस कदम को उठाने के लिए विभिन्न प्रकार के अत्याचार करेगी, इनका दमन किया जाएगा, परंतु फिर भी 100 दमनों को सह करके भी ये देश के प्रति आवाज़ उठाना नहीं भूलते हैं। जैसे कि दोनों ही बातें वो करते हैं कि राजभक्ति का प्रदर्शन भी कर रहे हैं, राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही देख लीजिए, वो क्या कहते हैं, अंग्रेज राज सजय सब साज सबे सुख भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति खवारी। कि अंग्रेजी राज जो है उसमें बहुत से साधन संपन्न हम हो रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी है, परंतु अंग्रेज हमारे देश का धन विदेशों में ले जा रहे हैं, ये बात हमें कहीं ना कहीं बहुत खलती है। तो इस तरह से वो क्या हैं, अपनी राष्ट्रीयता की भावना का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा है सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इस युग का कवि जो है नवीन युग बोध से बहुत ज़्यादा परिचित है। नवीन युग बोध को वो अभिव्यक्ति प्रदान कर रहा है अपने नाटकों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने निबंधों के माध्यम से। जहाँ आदिकाल का कवि केवल और केवल युद्ध के मैदान में लड़ रहा था, अपने राजाओं की प्रशंसा कर रहा था, उसे समाज से कोई मतलब नहीं था। इधर भक्ति काल के जो कवि हैं वो अपने स्वांत सुखाए के लिए भक्ति कर रहे थे। कबीरदास इत्यादि, रैदास इत्यादि को छोड़कर लगभग सभी कवि जो हैं वो अपनी ईश्वर विषयक भक्ति में तल्लीन थे। इधर अगर रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल का काव्य दरबारी काव्य था। केवल राजाओं की विलासिता को ध्यान में रखते हुए उनकी काम भावना को उद्दीप्त करने के लिए जो कवि है वो नक्शिक वर्णन कर रहा था, सुंदरियों का वर्णन कर रहा था, तो काम पिपासा उनकी शांत कर रहा था, उनकी झूठी प्रशंसा कर रहा था, उसे समाज से कोई लेना देना नहीं था। परंतु भारतेंदु युग के कवियों में सामाजिक चेतना जो है वो दिखाई पड़ती है।
समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं वो उन कुरीतियों का विरोध अपनी कविताओं के माध्यम से करते हैं। हालांकि उस समय क्या था कि समाज में विभिन्न संस्थाएं स्थापित हो चुकी थी, जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना हो चुकी थी, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। ये क्या है, भारत, ये सभी संस्थाएं भारत के अतीत के गौरवशाली वर्णन करने के साथ क्या कर रही थी, भारतीय नवयुवकों को जो कि पाश्चात्य या पश्चिम की चकाचौंध से अंधे हो रहे थे, उन्हें क्या कर रही थी, सावधान करने का प्रयास कर रही थी। और इनका असर जो है वो भारतेंदु युगीन कवियों पर भी दिखलाई पड़ा और उन्होंने अपनी कलम से सामाजिक चेतना का उद्भावन किया। वो समाज में दहेज प्रथा के प्रति या फिर बाल विधवा या बाल विवाह या फिर विधवा विवाह, भ्रष्टाचार, इन सब बातों के प्रति वो क्या है, खुलकर के आवाज़ उठाते हैं। जैसे कि अंधेर नगरी जो प्रहसन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, उसमें राजनीतिक जो माहौल है, जो राजनीतिक अंधेर गर्दी फैली हुई थी, उसका वो हास्य व्यंग्यात्मक रूप में क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। इधर से प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं, विधवा विलपे नित धेनु कटें, कोउ लागत हाय गुहार नहीं। तो इस तरह क्या है, वो अपनी जो है कविताओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक बुराइयां थी, जो सामाजिक रूढ़ियां थी, उनका खंडन कर रहे थे और देश के लोगों को उनके प्रति जागरूक कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद है तीसरी इनकी भक्ति भावना। भक्ति भावना, भारतेंदु युगीन कवियों की भक्ति भावना जो है वो भक्ति काल के समान नहीं दिखाई पड़ती। इस युग में भक्ति भावना प्रचलित थी, परंतु ये जो भक्ति भावना थी ये देश अनुराग व्यंजित भक्ति भावना थी। हाँ, कुछ वैष्णव भक्ति का भी प्रतिपादन हुआ, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे और वो कहते हैं कि मेरे तो साधन एक ही, नंद लला वृष भानुजा दुलारी, वो ऐसा कहते हैं। परंतु कुछ जो अनेक कवि हैं उन्होंने देश अनुराग समन्वित भक्ति का प्रदर्शन किया है। जो उनकी भक्ति भावना है वो देश से जुड़ गई है। जैसे कि वो कहते हैं कि कहाँ करुणा निधि केशव सोए, हम हारी अनेक जतन करी भारतवासी रोए। तो ऐसा कहकर के ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप भारतवासियों की दुख दरिद्रता को हरिए। जैसे कि वो कहते हैं कि हम आरत भारत वासिन पर अब दीन दयाल दया कीजिए, ऐसी भक्ति का वो प्रदर्शन करते हैं। इनकी जो भक्ति है वो ईश विषयक प्रेम को वो नहीं दर्शाते, मतलब राधा कृष्ण को या फिर राम को या फिर अन्य किसी देवी देवता की वो विषयानुराग भक्ति नहीं करते हैं, बल्कि वो भक्ति किससे संबंधित है, वो भक्ति में भी देश प्रेम का ही वर्णन कर रहे हैं। हाँ, कुछ जो है ईश विषयक भक्ति से संबंधित ग्रंथ लिखे भी गए, जैसे बाबू तोताराम ने राम रामायण लिखी, अक्षय कुमार ने रसिक विलास रामायण लिखी, हरिनाथ पाठक ने ललित रामायण लिखी। तो इस तरह के ग्रंथ भी लिखे गए, परंतु ज़्यादातर जो ग्रंथ थे या ज़्यादातर जो कविताएं लिखी गई वो किस पे लिखी गई, देशानुराग समन्वित ईश्वर भक्ति पर लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद है चौथा इनका श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि इस युग का कवि जो है वो रीतिकालीन संस्कारों को नहीं छोड़ पा रहा था। अभी भी उनके काव्य में श्रृंगार वर्णन या भक्ति के अंदर जो माधुर्य वर्णन है वो देखने को मिलता है।
जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, ये जो कविताएं हैं वो सारी जो हैं वो भक्ति और प्रेम के माधुर्य भाव से ओतप्रोत उनकी कविताएं हैं। इधर से प्रेमधन की जो कविताएं हैं, युगल मंगल स्त्रोत या वर्षा विनोद, ये कविताएं भी माधुर्य भक्ति के भाव से ओतप्रोत हैं। पर मतलब कहने का ये है कि इस युग का कवि भी श्रृंगारिकता का वर्णन कर रहा था। राधा और कृष्ण के प्रेम के माध्यम से श्रृंगार रस का उद्भावन कर रहा था, परंतु इनकी जो श्रृंगारिकता है वो रीतिकालीन श्रृंगारिकता से भिन्न है, क्योंकि रीतिकालीन जो श्रृंगार था वो पूर्णतः दैहिक था, अश्लील था, परंतु इसमें जो श्रृंगार है वो मर्यादित श्रृंगार है, उसमें कहीं अश्लीलता का भावन नहीं है। जैसे कि ठाकुर जगमोहन सिंह कहते हैं, क्या कहते हैं कि अब यूं उर आवत है सजनी मिल जाऊं गले लगा के छतियां। तो ऐसे श्रृंगारिकता का वो वर्णन करते हैं, परंतु अश्लीलता उसमें नहीं मिलती है। किसकी भांति? रीतिकालीन कवियों की भांति। ठीक है। नंबर 5 है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण भारतेंदु युगीन कवियों ने भी इतना अधिक प्रकृति चित्रण नहीं किया। जैसा प्रकृति चित्रण छायावाद में देखने को मिलता है, वैसा प्रकृति चित्रण जो है वो भारतेंदु युगीन कवियों ने नहीं किया। इन्होंने भी रीतिकालीन कवियों की भांति मतलब कि नीति परक दोहों में या फिर नायक नायिका की मनोदशाओं का वर्णन करने में इस प्रकार से उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है। परंतु ठाकुर जगमोहन सिंह इस काल में एक ऐसे कवि मिलते हैं जिन्होंने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। विंध्याचल जो पर्वत है उसकी प्राकृतिक छटा का वो बहुत ही मनोभावन नरसैंगिक रूप से वो वर्णन करते हैं। ठीक है। उसके बाद है छठा हास्य व्यंग्य। हास्य व्यंग्य ये जो थी ये भारतेंदु युगीन कवियों की प्रतिनिधि विशेषता थी। चाहे कोई भी कवि है, लेखक है, चाहे उन्होंने उपन्यास लिखे, चाहे नाटक लिखे, चाहे निबंध लिखे, उसमें हास्य और व्यंग्य का पुट बहुत अधिक रहता था, क्योंकि ये कोई अंग्रेजों का शासन था। कोई भी बात ये सीधे सीधे तो व्यक्त कर नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी दमनकारी जो नीतियां थी उनसे सबको डर लगता था। कानून ही कुछ इस प्रकार के थे। अगर अंग्रेजों को थोड़ा सा भी ये लगता था कि ये जो कृति है वो उनके विरुद्ध लिखी गई है, या फिर उन्हें लगता था कि इस कृति से जनता में उनके प्रति आक्रोश उत्पन्न हो सकता है, तो वो उस कृति को क्या कर देते थे? पाबंद कर देते थे, उस पर पाबंदी लगा देते थे, उसका प्रकाशन रोक देते थे। तो इस डर से जो उस समय का लेखक था या कवि था, वो अपनी कविताओं में, नाटकों में, निबंधों में अपनी बात को सीधे सीधे व्यक्त न करके हास्य के माध्यम से या फिर लाक्षणिकता के माध्यम से वो व्यक्त कर रहा था। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उन्होंने बंदर सभा लिखा, अंधेर नगरी लिखा। तो जैसे प्रताप नारायण मिश्र है, अपने निबंधों में जैसे मूछ हैं, भों हैं, नाक है, ये हास्य व्यंग्य इनके निबंध थे। तो हास्य व्यंग्य का पुट जो है वो इन कवियों की रचनाओं में सबसे अधिक देखने को मिलता है। उसके बाद है रीति निरूपण। रीति निरूपण, इससे जो पिछला वीडियो लेक्चर है इसमें मैंने रीति निरूपण के विषय को बहुत अच्छे से समझाया है और प्रत्येक कवि की बात की है कि किसने कौन सा रीति निरूपण ग्रंथ लिखा भारतेंदु युग में। तो रीति निरूपण क्या है? रीति निरूपण का मतलब है काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को रचा जाना या उनका निर्माण करना। जैसे कि रीति काल में बहुत सा रीति निरूपण हुआ,
जो संस्कृत काव्य शास्त्रों को आधार बना करके विभिन्न ग्रंथ लिखे गए, इसी प्रकार से भारतेंदु युग में भी बहुत से कवि थे, जैसे कविराज मुरारी दीन थे, या फिर लच्छीराम थे, या फिर बाल गोविंद मिश्र थे। उन सभी ने क्या किया था, उन सभी ने काव्य शास्त्रीय रीति निरूपण किया था। ठीक है, उसके बाद है 8वां है हमारा समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति ये भी आपको पिछले व्याख्यान में मिल जाएगा, पिछले वीडियो लेक्चर में मिलेगा। इसमें भी मैंने प्रत्येक समस्या पूर्ति और समस्या संकलन की बात की है। समस्या पूर्ति क्या थी? ये भारतेंदु युग की सबसे लोकप्रिय विधा थी। ये किसी भी कवि की काव्य प्रतिभा को परखने का सबसे सशक्त माध्यम था। कवि गोष्ठियों में समय समय पर विभिन्न समस्या पूर्तियों का आयोजन करवाया जाता था। उसमें छोटे कवि कह लीजिए, नए कवि भी भाग लेते थे और पुराने कवि भी उसमें भाग लेते थे, और उसमें विजय प्राप्त करना, उस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आना सबके लिए क्या माना जाता था? एक गौरव का विषय माना जाता था। इतना नवा हमारा है भाषाई चेतना। भाषाई चेतना, जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बार बार बताया कि भारतेंदु युग में भाषा के प्रति दोहरी स्थिति बनी हुई थी। पद्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया जा रहा था और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी इस युग के कवियों के मन में ये बात थी कि ब्रज भाषा में जो माधुर्य है वो खड़ी बोली में नहीं है, खड़ी बोली जो है वो कविता के योग्य नहीं है। तो इस बात को जो है वो अयोध्या प्रसाद खत्री बहुत प्रमुखता से उठाते हैं। वो 1888 ईस्वी में अयोध्या प्रसाद खत्री, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, परीक्षा में बहुत बार पूछ ली जाती है। अयोध्या प्रसाद खत्री जो कहाँ के थे? जो मुजफ्फरनगर के थे। जो मुजफ्फरनगर के थे अयोध्या प्रसाद खत्री, इन्होंने 1888 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित करवाई जिसका नाम था खड़ी बोली आंदोलन। ये पुस्तक थी, कोई आंदोलन नहीं था। खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक प्रकाशित करवाई। कब प्रकाशित करवाई? 1888 में। और इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया? इन्होंने ब्रज और अवधि की जो कविताएं थी, उन कविताओं को स्थान देने से मना कर दिया। इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया कि जो ब्रज भाषा और अवधी भाषा में जो भी कविताएं लिखी गई थी, उन कविताओं का संकलन जो है वो इस खड़ी बोली आंदोलन ग्रंथ में नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जो ब्रज और अवधी जो भाषा है वो खड़ी बोली के अंतर्गत नहीं आती, वो इन्हें हिंदी की भाषा ही नहीं मानते। परंतु इस बात का जो है वो प्रताप नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी प्रमुखता से इसका विरोध करते हैं। वो काव्य में खड़ी बोली के बिल्कुल भी पक्षधर नहीं थे। फिर 1889 में इनकी एक और पुस्तक आती है जिसका नाम है खड़ी बोली में गद्य। खड़ी बोली में गद्य। इस पुस्तक में ये क्या करते हैं? विभिन्न शैलियों में जो खड़ी बोली की कविताएं लिखी गई थी उन सभी का संकलन करके, खड़ी बोली में गद्य नहीं, सॉरी, खड़ी बोली में पद्य, इसमें वो क्या करते हैं कि जितनी भी खड़ी बोली की विभिन्न शैलियों में लिखित कविताएं थी उन सभी का संकलन करके उनका प्रकाशन जो है वो एक पुस्तक के रूप में करवा देते हैं। और ये क्या है? खड़ी बोली के 5 स्टाइल बताते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। खड़ी बोली के कितने स्टाइल बताते हैं ये? खड़ी बोली के 5 स्टाइल बताते हैं ये। पहले बताते हैं ये मुंशी स्टाइल। मुंशी स्टाइल।
दूसरा बताते हैं मौलवी स्टाइल, मौलवी स्टाइल। तीसरा बताते हैं पंडित स्टाइल, पंडित स्टाइल। चौथा बताते हैं मास्टर स्टाइल, मास्टर स्टाइल। और पांचवा बताते हैं ये कवि स्टाइल, कि विभिन्न जो लोग हैं वो खड़ी बोली को विभिन्न प्रकार से लिखते हैं, विभिन्न स्टाइलों से लिखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा भारतेंदु युग से संबंधित अंतिम व्याख्यान। और इससे अगले व्याख्यान में मैं बात करूंगी द्विवेदी युग क्या था, क्यों उसका नामकरण द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ, और क्या उसकी विशेषताएं थी, कौन कौन से उसके कवि थे, उन सब का व्याख्यात्मक विश्लेषण आगे के व्याख्यानों में होगा। तो ये व्याख्यान या फिर भारतेंदु युग आज यहीं पर समाप्त होता है। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी अवश्य करके बता दीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्न को भी अवश्य डाल दीजिए। आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास मैं करूँगी। धन्यवाद।